तो आज हम देखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये रिवीजन हो रहा है, समझो। इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हमने फाउंडेशन के अंदर अलग अलग देखे थे। अब एक साथ हम ये पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर लेने वाले हैं, तो सब लोग ज़रा ध्यान से देखना है इसको। छोटी छोटी चीज़ें आएंगी और ये हमारा पार्ट स्पीड से हो जाएगा, क्योंकि इसमें के बहुत सारे कंसेप्ट आपके ऑलरेडी अलग अलग चैप्टर्स में क्लियर हो चुके हैं डिटेल में। तो नाम से आप समझ गए होंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स, मतलब ये वो सारे बेसिक कंसेप्ट्स है जो आपके फिजिकल और इनऑर्गेनिक के अंदर आएंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिक के अंदर भी आएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक का जो मेन बेसिक पार्ट है वो कौन से चैप्टर में आता है? बेसिक प्रिंसिपल्स एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक, जो पहले हो गया है। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम हम ऐसी शुरुआत करते हैं जैसे एकदम आप न्यू हैं। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ एटम्स। एटम से बनते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन मॉलिक्यूल मोनो एटॉमिक भी हो सकता है, जैसे सोडियम। सोडियम एक एटम भी है और मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, वो एग्जिस्ट होता है एज ए सोडियम। तो मॉलिक्यूल एक्चुअली डिफाइन हम कैसे करेंगे? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हम उसको कहते हैं मॉलिक्यूल। ये बात आप जहन में रखिए, थोड़ा छोटी सी है लेकिन बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं छोटी छोटी चीजों पर। जैसे मैं यहां पर कहूं कि ये एक बीकर है, ओके, इसमें वाटर है, अंदर पानी है फॉर एग्जांपल, ओके। तो यहां पर ये जो पानी है H2O, डेफिनेटली H2O, इसमें कई H2O होंगे। कई H2O से मिलकर ये लिक्विड स्टेट में एक मैटर आपको सामने नजर आ रहा है, आप इसको पानी कहते हैं। ओके, अगर हम इसका 1 मोल लेते हैं, वैसे आगे आएगा ये एवोगैड्रो नंबर जिसको हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो साइंटिस्ट है। एवोगैड्रो ने एक यूनिट बताया, मोल। तो वो बोलता है 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 या 22 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल में इतने होते हैं। जैसे हम बोलते हैं 1 डजन। 1 डजन में हम बोलते हैं कितने पीस होते हैं? 12। जैसे डजन एक यूनिट है, वैसे मोल एक यूनिट है। तो 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, यानी बहुत सारे। मतलब अगर हमने 1 मोल लिया वाटर का, और वाटर का 1 मोल, कोई भी 1 मोल क्या होता है ये भी आप याद रखो। किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। जैसे अगर आप निकालेंगे वेट वाटर का, तो उसमें 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन का मास होता है 2 ग्राम अगर हम लेंगे उसको, और एक ऑक्सीजन है, उसका मास 18 होता है, तो हम उसको 18 ग्राम लेंगे। तो 16 ना, 16 है ऑक्सीजन। 16 एंड 2 कितना हो जाएगा? ये 18। तो 18 इज द मोलार मास ऑफ वाटर। तो 18 मोलार मास है वाटर का, लेकिन जब हम उसको ग्राम में लेते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो अगर आपने 18 ग्राम पानी लिया अंदर, तो उसके अंदर 1 मोल वाटर है, और 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब अगर आपने एक H2O को पकड़ के निकाला तो वो है मॉलिक्यूल। समझा आपको? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट रहता है वो कहलाता है मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए। तो केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, एक दूसरे में कन्वर्ट होने का। ठीक है, वाटर के साथ किसी का हम रिएक्शन करेंगे, सोडियम का, हाइड्रोजन सेपरेट हो जाएगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना।
चेंज हो गया। इट इज अ साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट बट ऑफ द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम देम। सिर्फ 118 एलिमेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि उनसे बनने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स है, और अपने को पता है एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो दुनिया में जितनी भी चीजें सब एटम से बनी है, तो जितने भी एटम से चीजें बनती है, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स वगैरह, इन सब में जो जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस आते हैं उन सब को हम केमिस्ट्री कहते हैं। जो भी फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज आएगा उस स्टडी को हम बोलेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री। एक सिंपल सा यहाँ पर उसका डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया केमिस्ट्री किसे कहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एक इसमें हिस्ट्री दिया है, तो ये अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन जस्ट आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। केमिस्ट्री या साइंस में हम कहेंगे सबसे आगे थे अरब्स। अरब जो थे साइंस में और केमिस्ट्री में बहुत आगे थे। उसके बाद अरब्स ने इंट्रोड्यूस करवाया केमिस्ट्री को या साइंस को यूरोप से। फिर यूरोप में साइंस बहुत ज्यादा फैला। ग्रीस, यूनान फेमस है, आपको पता है, यूनानी मेडिसिन, ठीक है। फिर यूनान, ग्रीस, सब जगह फैला बहुत ज्यादा। और साइमल्टेनियसली चाइना, इंडिया में भी साइंस काफी ज्यादा डेवलपमेंट में था। लेकिन एज ए ब्रांच और एज ए स्टडी सबसे पहले इसको अरब्स ने इंट्रोड्यूस किया। दुनिया में किसी भी कोने में आप जाएंगे तो कल्चर था, लोग बसते थे, सोसाइटीज थी, तो डेफिनेटली चीजें बनती थी, जैसे साबुन हो गया, ठीक है। वैसे बहुत सारे डे टू डे लाइफ के केमिकल्स हो गए। इसी तरह जो है ईंटों का बनाना है, ब्रिक्स जो बनाए जाते हैं, इसी तरह जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे कंस्ट्रक्शन किए जाते थे आर्किटेक्ट्स, बराबर है कि नहीं। इसी तरह मेडिसिन, दवाइयां जो होती थी, हर कंट्री में कुछ ना कुछ जड़ी बूटियां, दवाइयां वगैरह, हर जगह कुछ ना कुछ डेवलपमेंट था। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसे साइंस कहीं नहीं था। लेकिन एज ए स्टडी, एज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टडी जो इंट्रोड्यूस किया वो अरबों ने किया सबसे ज्यादा, ठीक है। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। तो हम ये फिलॉसफी में उसमें नहीं जाएंगे और हिस्ट्री में भी नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट आते हैं अपने सिलेबस की तरफ, ठीक है। इंडिया का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत साइंटिस्ट गए हैं इंडिया से भी, मतलब हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग गुजरे जिन्होंने बहुत सारे वर्क किए हैं साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है। अब आप बोलेंगे तो हर सब्जेक्ट पढ़ाने वाला पहले इसका इंपॉर्टेंस बताता है, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंस मालूम रहा तो हमको समझ में आएगा ना इस सिलेबस में क्यों डिजाइन किया गया है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री हमारे डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है, ये हमारी नीड है। जैसे हम देखते हैं जो कपड़े हम पहन रहे हैं, क्लॉथ, ये भी मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल, टेरिकॉट, कॉटन, ये केमिकल, यहां पर जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। वैसे ही हम फूड जो खाना खाते हैं ये भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। इसी तरह मेडिसिन जो दवाइयां हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में, फार्मा इंडस्ट्री में बनती है, ये भी पूरे केमिस्ट्री से रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन से दवाएं बनाई जाती है, ठीक है। इस तरह पेंट्स, जो वॉल को हम पेंट्स करते हैं, तो जितने भी पेंट इंडस्ट्री है ये भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, पेंट्स, ठीक है। वैसे मेटल इंडस्ट्री है, वहाँ मेटलर्जिकल प्रोसेस होते हैं, एक मेटल को दूसरे मेटल में कन्वर्ट करते ताकि हमारे ह्यूमन नीड पूरी हो। पानी के जहाज बनते हैं मेटल से, एरोप्लेन्स बनते हैं डिफरेंट टाइप के मेटल से, एलॉय से। तो ये हमारे पूरे लाइफ का पार्ट है, इसलिए केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। और हर जगह आप देखेंगे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, वहाँ एक केमिस्ट होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि वो उसका जो भी कॉम्पोजिशन और जो भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उसका क्वालिटी चेक करना, ये सब केमिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं बेसिक पार्ट में। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर वो है मैटर, ठीक है। ये है मैटर। मैटर किसे कहते हैं? एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस और हैविंग मास, जिस किसी का कुछ ना कुछ मास है या वो स्पेस लेता है
उसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है, तो व्हाट इज मैटर? मैटर, एनीथिंग हैविंग mass or occupy space is called matter। जैसे ये पेन मैटर है, इसका कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, ये वॉच मैटर है, अपन भी मैटर है, ये बोर्ड मैटर है, मटेरियल मैटर है, बेंच पे आप जो बैठे ये मैटर है, खाना जो खाते हैं आप, पानी जो पीते हैं, सब मैटर है। मतलब जिस किसी का मास है या वो स्पेस में कुछ ना कुछ ऑक्यूपाई करता है पार्ट, तो वो मैटर कहलाता है। इवन स्मॉल एटम्स पार्टिकल्स भी मैटर है। समझा आपको? जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम पढ़ेंगे, ड्वेल नेचर ऑफ द पार्टिकल, एक छोटा सा पार्टिकल होता है एटम, वो एक जो है मैटर भी है और वेव भी है। ठीक है, तो हम उसको स्टडी करेंगे बाद में। तो ये है अबाउट मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, अब हम सब जानते हैं कि जो मैटर होता है उसके बेसिकली 3 स्टेट हैं। ओके, मैटर के स्टेट होते हैं, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये स्टेट्स ऑफ मैटर में और डिटेल में आएगा। तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा 2 और स्टेट होते हैं, प्लाज्मा स्टेट। एट वेरी हाई टेम्परेचर ये स्टेट फॉर्म होता है, जो इन तीनों में से कोई स्टेट नहीं रखता है, उसका अपना स्टेट है प्लाज्मा स्टेट। और 5वां है सुपर कूल्ड स्टेट। सुपर कूल्ड स्टेट मतलब -273, इतना टेम्परेचर माइनस में लेके जाएंगे कि अपने को पता है ना, जो सॉलिड होता है उसमें क्या होते हैं, एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज पैकिंग होती है सॉलिड के अंदर, पता है ना आपको? सॉलिड में होती है क्लोज पैकिंग, और लिक्विड में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, इंटरेक्शन कम होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और गैस में बहुत ज्यादा होता है, पता है ना आपको? तो जब हम ठंडा करते हैं तो गैस क्या बनता है, लिक्विड, मॉलिक्यूल्स नजदीक आ रहे हैं, और ठंडा किया तो क्या बनता है, सॉलिड, और नजदीक आ गए, क्लोज पैकिंग हो गया। लेकिन हम माइनस में और नीचे 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 जाते जाएंगे टेम्परेचर, तो ये एटम्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं पूरे, इतने ज्यादा कि दे बिहेव्स लाइक अ सिंगल एटम। सब एक दूसरे में इतने मिक्स हो जाते हैं कि पूरे एटम्स मिलकर एक सिंगल एटम जैसा बिहेव करते हैं। ये एक्सेप्शनल स्टेट है, उसको बोलते हैं सुपर कूल्ड स्टेट। ठीक है, लेकिन बेसिकली अपने को 3 ही स्टेट के बारे में स्टडी करना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के बारे में हम जानते हैं डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप, मास, ज्योमेट्री, सब क्या होता है यहां पर, फिक्स है। यहां पर क्या होता है, डेफिनेट मास, सिर्फ डेफिनेट मास है ना, यहां पर शेप है क्या, नहीं, शेप क्या होता है, वेरिएबल है। शेप दोनों जगह पे कौन है, वेरिएबल है, दोनों बराबर है कि नहीं है, ये वेरी होता है गैस में और लिक्विड में, जिस पॉट में डालेंगे वो शेप ले लेगा। समझा आपको? ठीक है, तो यहां पर ये सॉलिड और लिक्विड और गैस, इन तीनों के बारे में। चलिए अब यहां पर, अब यही बात जो मैंने आपको अभी यहां पर बताया था वही यहां पर रिपीट हो रही है। सॉलिड में क्लोज पैकिंग होता है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इंटरेक्शन वीक होता है, गैस में और दूर दूर रहेंगे। ओके, चलिए नाउ मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। ओके, मैटर को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और मिक्सचर में क्या आते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल
H2 गैस और O2 गैस दोनों को मिक्स करके आपने एक सिलेंडर में डाल दिया तो ये मिक्सचर हो गया, लेकिन गैसियस है दोनों भी तो होमोजेनस रहेंगे, बराबर है कि नहीं है। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल पानी के अंदर सिलिका डाला या ऐसा कोई ऑर्गेनिक मटेरियल डाला जो उसमें सॉल्युबल नहीं होता है तो ये हेट्रोजेनस फेज रहेगा, ठीक है। जैसे ऑयल एंड वाटर मिक्स होते क्या, तो ये हेट्रोजेनस है, समझा आपको। लेकिन अगर आपने पानी में शक्कर डाला डिजोल्व हो जाएगा, होमोजेनस बन गया, ठीक है। तो मिक्सचर जो रहते हैं वो दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस जो मिक्स हो जाएंगे जो एक फेज तैयार करते हैं, सिंगल फेज, ठीक है। शक्कर पानी में डाला डिजोल्व हो गई, सिंगल फेज। लेकिन ऑयल डाला पानी में तो अलग अलग दिखता है, तो ये हेट्रोजेनस। तो होमोजेनस, हेट्रोजेनस गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में, सब में होंगे, ठीक है। चलिए, प्योर सब्सटेंस मतलब जो एलिमेंट है अपना, सोडियम पीस लिया आपने, सोडियम पीस लैब के अंदर, तो ओनली सोडियम है ना, तो प्योर एलिमेंट है, समझा आपको, ठीक है। कोई कंपाउंड उससे बना है वो भी प्योर फॉर्म में, जैसे सोडियम क्लोराइड लिया, प्योर कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, Na+ और Cl- से बना है कंपाउंड, लेकिन NaCl के अलावा उसमें और कुछ नहीं है, तो इट इज प्योर सोडियम क्लोराइड, समझा आपको, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये एलिमेंट को क्लासिफाई किया है वही जो मैंने अभी आपको ऊपर कहा, प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल, ये हो गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक चीज है ये, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, सोडियम, ओके, डिफरेंट एलिमेंट्स। 118 हो गए अभी तक पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स, सबको पता है, ठीक है। दो हाइड्रोजन एटम मिलते हैं और बनता है H2 मॉलिक्यूल, समझा आपको। तो दो हाइड्रोजन एटम यहां पर बॉन्ड फॉर्म करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, और वो बन जाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दो ऑक्सीजन मिलते हैं, क्या बन जाता है, O2 मॉलिक्यूल। सो इट इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये सेपरेट हाइड्रोजन एटम्स है, ये ऑक्सीजन एटम्स है। जैसे एक सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, तो किसी ने पूछा आपको कि इस ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल क्या है, तो आप कहेंगे O2। किसी सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है तो इसका मॉलिक्यूल क्या है, H2। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक सोडियम पीस रखा हुआ है टेबल के ऊपर, किसी ने पूछा इसका मॉलिक्यूल क्या है, तो आप कहेंगे सोडियम। तो सोडियम एक एटम यानी एक एलिमेंट की भी आइडेंटिटी रखता है और एक मॉलिक्यूल भी। मतलब इससे पता चला आपको मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हो सकते हैं। जैसे सोडियम को अकेले रिप्रेजेंट करते हैं हम Na, तो इसको पता है क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही एटम, समझा आपको। नो डाउट कहीं सोडियम एक दूसरे से कनेक्ट जो है बॉन्डिंग बनाए, मेटालिक बॉन्ड, वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी है ना एज ए सोडियम, मतलब लास्ट पार्ट है ना उसका, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या है, किसी ने अगर आपको पूछा तो आप बोलेंगे O2, आप ऐसे नहीं बोलेंगे O, क्योंकि O उसका स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं है ना, O2 स्मॉलेस्ट पार्ट है। जब आप उसको ब्रेक कर देंगे तो वो ऑक्सीजन नहीं, वो नेसेंट ऑक्सीजन बन गया है, फ्री ऑक्सीजन, जो कि स्टेबल नहीं होता है, उसको साथ में चाहिए दूसरा ऑक्सीजन ताकि इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो अपने आप को स्टेबल बनाए। पढ़ा ना अपन ने, जो एटम स्टेबल नहीं होते, जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है, तो बाजू वाले से इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेते हैं या शेयर करते हैं, समझा आपको। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है O2, तो इसलिए इनको बोलते हैं, इसमें दो एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर हमेशा रहते हैं, इनको बोलते हैं डाई एटॉमिक। जिसमें 3 रहे उसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक, जिसमें 4 रहे उसको टेट्रा एटॉमिक। तो ये जो नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है ना, इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिसिटी, जो नंबर ऑफ एटम्स बताता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। When 2 or more atoms of different elements combines together in a definite ratio, the molecule of a compound is obtained. Compound क्या होता है, 2 or more different atoms एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे, समझा आपको। तो एक जिससे जो तैयार होगा प्रोडक्ट उसको क्या कहेंगे, कंपाउंड।
सो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर जो एक प्रोडक्ट तैयार होता है उसको कहते हैं कंपाउंड। समझा आपको? जैसे हम बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, एक सोडियम एक क्लोरीन। समझा आपको? तो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स अलग अलग मिलकर एक फॉर्मूला बैलेंस एक रेशियो में बनाते हैं, उसको कहते हैं कंपाउंड। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। ये जैसे देखिए आप वाटर मॉलिक्यूल और ये कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल भी कहेंगे हम इसको, कंपाउंड भी। ठीक है, तो यहां पर समझ में आपको? ठीक है, गेटिंग? हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, यहां पर जरा ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो आपको पता है कि अगर मैं यहां पर लेता हूं ये आइस, ओके, ये हमने लिया है आइस, आइस को हमने गर्म किया है, क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा, वाटर। वाटर को हमने और गर्म किया, क्या बन गया है? वेपर्स। समझा आपको? तो ये वाटर वेपर्स यहां पर तैयार हो गए, गैस बन गया है वाटर वेपर। ओके, लेकिन यहां पर आइस जब था तो इसका फॉर्मूला क्या था? H2O। जब वो लिक्विड बना तब भी फॉर्मूला क्या था? H2O। और जब वो वेपर बना तब भी फॉर्मूला क्या है? H2O। मॉलिक्यूल्स का स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं इसको? ये फिजिकल चेंज कहलाता है, फिजिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज। अब यहां फिजिकल चेंज करने में रिस्पॉन्सिबल कौन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर है ना, तो ये टेम्परेचर यानी इसका लिक्विड बनना यानी मेल्टिंग पॉइंट, इसका गैस बनना मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है, जो फिजिकल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझा आपको? तो जो फिजिक्स से रिलेटेड है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे हम एक और एक प्रॉपर्टी देखते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी अपने को पता है ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। हर मटेरियल का डेंसिटी अलग होता है क्योंकि उसका मास अपॉन वॉल्यूम रेशो अलग अलग आएगा। ठीक है, जरा ध्यान से देखो। हाँ, रात में जो लोग जल्दी सोए थे उनको मसला नहीं है, अब जो लेट सोए थे उनको मसला है। बड़ी मुश्किल से 12 बजे तक बैठना है, बराबर है कि नहीं है? तो जागते रहो सब लोग। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज समझ गए आप, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये केमिकल कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है। जैसे अगर मैं कहूं यहां पर वाटर, अब ये वाटर है यहां पर, लेकिन यहां पर अब वाटर जो है H2O है। अब मैंने वाटर का रिएक्शन किया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, अब ये क्या है आपको आगे आएगा, CH3MgI, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने लिए। तो आपको पता है वाटर के साथ रिएक्शन करने पर यहां से ये CH3 और ये H मिलकर बन जाता है CH4, यानी मीथेन बन जाता है। और इस OH को ये लेकर जाता है MgIOH। तो यहां पर आप देखिए वाटर चेंज हो गया, मीथेन बन गया है। तो इट इज केमिकल चेंज, केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया ना इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो रिएक्टिविटी हो गई, रिएक्टिविटी, ओके। और हम कहेंगे उसको कंपोजिशन चेंज हो गया, अंदर का मटेरियल चेंज हो गया ना, फॉर्मूला चेंज मतलब। तो इनको केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं।
कंबस्टिबिलिटी, कंबस्शन, कुछ इजीली जल जाते हैं, बराबर है कि नहीं, जल्दी जल जाते हैं, वो वाले नहीं, समझा क्या? हाँ, कुछ नहीं जलते कितना भी बोलो, अरे बराबर है कि नहीं है। तो वो कंबस्टिबिलिटी जिनकी हाई है वो जल्दी जल जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनकर भुन जाएंगे, बराबर है कि नहीं है, राइट है ना? हाँ, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द कॉम्पोजिशन। वही मैंने आपको कहा ना कि फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है वाटर का, उसका फॉर्मूला सेम है, उसकी आइडेंटिटी सेम है, वो H2 है, ये भी H2 है, ये भी H2 है, लेकिन उसका फिजिकल नेचर चेंज हो गया है, समझा आपको? ये इसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए अलग अलग जो है यूनिट्स है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ओल्डन टाइम में अलग अलग जो है यूनिट्स को यूज किया जाता था। जैसे इंग्लैंड ने जो यूनिट्स बनाए थे उनको इंग्लिश यूनिट सिस्टम कहा जाता था, इंग्लिश सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, पता है आपको? ओके, इन्होंने अपने यूनिट्स बनाए तो आज भी यूज होते हैं। जैसे वेट के लिए पौंड, पता ना आपको? आउंस, आउंस, पाउंड, इसको यूज किया जाता था, ठीक है। लेकिन अदर पार्ट में वर्ल्ड के किलोग्राम, ग्राम, ये यूज किया जाता था, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स यूज किए जाते थे एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी चीज को। जैसे आप दूध लाने जाते हैं, टाइम में लेते हैं आप, लीटर में लेते हैं, है ना? तो ये लीटर, ये जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम ने इसको बाद में डिसाइड किया, वरना वर्ल्ड के अदर पार्ट में, डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वॉल्यूम के यूनिट्स यूज किए जाते थे, पॉट्स यूज किए जाते थे कुछ, पता है ना आपको? अरब भी क्या करते थे, कुछ पॉट्स यूज करते थे जो हदीस में आपको लफ्ज आते हैं ना, एक सा बोले तो एक पॉट था, उतना गिन के निकालते थे, पता है आपको? तो सब दुनिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग यूनिट्स, मेजरमेंट्स यूनिट्स और मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते थे, जिससे कंफ्यूजन ये था कि इंटरनेशनली एक दूसरे से मैचिंग नहीं है ना कुछ भी। तो फिर पूरे वर्ल्ड लेवल पर जितने भी साइंटिस्ट थे, दिवाली की छुट्टियों में बैठ के उन्होंने क्या करे उन्होंने प्लान बनाया कि अपन कुछ तो भी करेंगे नानी के घर पे, समझा आपको? और उन्होंने बैठ के क्या करे, सिस्टम इंटरनेशनल ये बनाए, SI यूनिट, जिसको कहा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम मतलब वर्ल्ड वाइड अब इसको यही यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इस सिस्टम को यहां पर CGS सिस्टम भी बोलते हैं, CGPM पहले बोलते थे, CGPM। व्हाट इज CGPM? किसी को मालूम है? अभी आप देख लेंगे यहां पर, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स के लिए इसको यहां पर यूज किया गया है, SI सिस्टम। ये यहां पर देखिए आप, जैसे लेंथ के लिए यूज किया जाता है मीटर, लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं? मीटर, ये याद कर लेना है। ओके, मास के लिए किलोग्राम, क्योंकि मास ग्राम में भी होता है, मिलीग्राम में भी होता है, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है? किलोग्राम। जैसे लेंथ मीटर में होती है, किलोमीटर में होती है, सेंटीमीटर में होती है, लेकिन लेना क्या में? मीटर। ओके ओके, टाइम सेकंड में लिया जाता है टाइम, ओके। और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में, आजकल आप देखते हैं आप फ्यूज वगैरह लेकर आते हैं, उस पर लिखा हो रहता है एम्पियर के अंदर, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन, ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, जैसा अभी देखा ना अपन ने, ये अगर मॉलिक्यूल में लेंगे तो बहुत कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम भी होंगे ना, 6.022 इंटू 10⁻23 हर बार लेना, मोल सिंपल कंसेप्ट, ठीक है, ओके।
और उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब लाइट के लिए वो कैंडेला है। ये तो यूज में नहीं के बराबर है अपने को यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखिए आप, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर एंड केल्विन, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब उसको डिफाइन किया है तो इसको जरूरत नहीं है अपने को इसका डेफिनेशन देखने के लिए, लेकिन एक बार आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। ओके, ये कहीं ना कहीं अपने दूसरे चैप्टर्स में ये आते रहेगा, जैसे मोल आएगा अलग से, फिर ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर आएगा, लेकिन आप इसको एक बार रीड कर लो। अभी हम डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर। अब कुछ प्रेफिक्सेस है जो माइनर यानी माइन्यूट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एटम है, एटम का जो एटम बहुत स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, आप उसको देख भी नहीं सकते हैं, तो डेफिनेटली अब उस एटम का रेडियस निकालना, उसका डायमीटर निकालना, अब मीटर में किलोमीटर में तो नहीं निकालेंगे आप, वो तो 0 पॉइंट में इतने जीरो लग जाएंगे, 15 16, क्या आपको काउंट करना मुश्किल है। तो उसके लिए फिर कुछ ऐसे प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं जिसमें डेसिमल यानी पॉइंट को शिफ्ट करके कुछ यूनिट्स बनाए गए हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन जो अपने को ज्यादातर यूज होंगे वो कौन कौन से, एक है पिकोमीटर। पिकोमीटर मतलब कितना होता है, 10 टू पावर -12। जो याद रखने की चीज है वो ध्यान रखो आप लोग, ठीक है। सो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -12 मीटर, ठीक है। ये आपको एक याद रखना है, पिकोमीटर। दूसरा जो आएगा, ये मिली सेंटी निकालना आसान है आपके लिए। एक और एक कौन सा आपको आता है, यस, फर्मी, ये फेम्टो है, 10 टू पावर -15, ठीक है। एक एंगस्ट्रोम भी आता है ना, हाँ, 1 एंगस्ट्रोम इज इक्वल टू 10 टू पावर -10, समझा आपको। ये हम रेडियस निकालते हैं एटम का, पता है ना आपको, हाँ, और न्यूक्लियस का रेडियस भी निकाल सकते हैं, कितना होता है 15, 10 टू पावर -15। अब बोलेंगे आप न्यूक्लियस का बड़ा और एटम का छोटा, तो माइनस में जो बड़ा है वो छोटा होता है, 10 टू पावर -15 छोटा है, तो उसको बोलते हैं 1 फर्मी। ये भी याद रखो, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू पावर -15 अरे मीटर। फर्मी साइंटिस्ट है, उसके नाम पर उसने बनाया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक यूनिट्स आपको मालूम होना चाहिए। फिर किलोग्राम, ग्राम, ये आप आसानी से पहचान सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको कुछ बेसिक चीजें यहां पर बता दूंगा, ठीक है। ओके, समझा आपको। क्या आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? सबको मालूम है ना? हाँ, ये नहीं मालूम रहा तो फिर से आपको जाना पड़ेगा उधर हाईवे पे। 1000 मीटर, मतलब आप इसको ऐसा कह सकते हैं 10 टू पावर 3 मीटर, बराबर है। और मीटर से किलोमीटर में आना है तो 10 टू पावर -3, उल्टा हो जाएगा ना, ये याद रखिए आप। अच्छा, 1 मीटर बोले तो कितना होता है, कितना, 100 सेंटीमीटर, मालूम है सबको ये, मतलब 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। 0 2 0 मतलब 2 पावर, 3 0 मतलब 3 पावर, ठीक है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो पावर पॉजिटिव में आता है, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना है तो माइनस में। जैसे 1 किलोमीटर बोले तो 10 टू पावर 3 मीटर, लेकिन 1 मीटर बोले तो 10 टू पावर -3 किलोमीटर, समझा आपको, याद रहेगा। हाँ, और 1 सेंटीमीटर में
10 मिलीमीटर। सबको पता है ना? कुछ मुश्किल है? नो मुश्किल। चलो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, मास एंड वेट, इसको भी आप बचपन से जानते हैं, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। आपको पता है मास किसका लिया जाता है। वैसे आप किसी का भी मास निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली किन चीजों का निकालते हैं मालूम है ना आपको? किराने की दुकान पे आप जाते, 1 किलो शक्कर दो, क्या बोलते हैं आप? 1 किलो दूध दो। ले सकते हो ऐसा किलो में भी अपन उसको, लेकिन अपने डे टू डे लाइफ में यूज नहीं किया जाता है ना। हाँ, समझो आपको? जनरली हम सॉलिड चीजों को या जो मटेरियल हम डे टू डे लाइफ में सॉलिड जितने भी, उनको किलोग्राम के अंदर निकालते हैं। आप लिक्विड को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मास और वेट, अब दोनों में क्या फर्क है? स्पेलिंग का डिफरेंस है बोलना। मास और वेट, हाँ, मास जो रहता है वो फिक्स होता है, बराबर है, लेकिन वेट फिक्स नहीं है। सिंपल समझने के लिए, समझा आपको? जैसे आपने 2 ग्राम का पत्थर लिया, 2 ग्राम उसका मास है, अरे बराबर है कि नहीं है? बराबर है। और आपने अपने पैर पे उसको ऐसे छोड़ा तो मार लगेगा? ज्यादा नहीं लगेगा ना। लेकिन वही आपने 3 फ्लोर बिल्डिंग के ऊपर से वही पत्थर को छोड़ा 2 ग्राम वाला और पैर के ऊपर, मोमेंटम बढ़ गया। हाँ, स्पीड बढ़ेगी, उससे क्या बढ़ जाता है? उसका मोमेंटम बढ़ गया, तो उससे क्या होगा? आपको बैठेगा जोर से, इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। समझ में आएगा आपको? तो मास में और वेट में फर्क समझ में आया आपको? उतना ही था, लेकिन पड़ा कैसा? जबरदस्त। जैसे आपको 5 किलो का मारा गया, अरे बराबर है कि नहीं है? समझ में आया आपको? तो मास एंड वेट। अब यहां पर जो हम जनरली निकालते हैं मास, जिसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, देखो, मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं मास। व्हाइल वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी। लेकिन जब आपको वो तीसरे फ्लोर पे से आके लगा ना, तो उसका वेट अलग था, समझा आपको? और उसी को अगर आप और 10 वाले फ्लोर पे से फेंकेंगे तो जबरदस्त फ्रैक्चर हो सकता है, हालांकि वो उतना ही है। एक कार है, 10 की स्पीड से जाकर दीवार को टकराई, कार का बम्पर टूट जाएगा। वही कार अगर 100 की स्पीड से आकर दीवार को मारती है तो कार का सामने का पूरा बोनट चूरा हो जाएगा, दीवार टूट जाएंगी। हालांकि कार का मास उतना ही था पहले भी, लेकिन स्पीड से, ग्रेविटी से डिफरेंस आया कि नहीं, तो वेट चेंज हो गया। समझा आपको? ठीक है। चलिए, तो हम जो मास या वेट निकालते हैं, मास हम निकालते हैं, इसका क्या है ऐसा यूनिट? किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम? अरे बोलो ना, 1000 ग्राम्स। आप इसको बोल सकते हैं 10 टू पावर 3 ग्राम्स। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आ रहे हैं हम, 3 0 मतलब 10 टू पावर 3। ओके, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, यानी आप बोल सकते हैं इसको 10 टू पावर 3 मिलीग्राम। समझा आपको? एंड 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम। ठीक है, ये याद रखिए आप। रिवर्स आना है तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू पावर -3 किलोग्राम। और बोलो ना, 1 किलोग्राम बोले तो 10 टू पावर 3 ग्राम, लेकिन अपने को डायरेक्ट इधर आने का तो 6 0 हो जाएंगे ना, किलोग्राम से मिलीग्राम में आने का। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 टू पावर 6
मिलीग्राम। समझा आपको? 3030। वैसे ही वापस आने का तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 किलोग्राम। समझा आपको? छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आ रहे तो माइनस में, जितने जीरो है उतने। समझा? अरे समझा क्या? हाँ, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं? वॉल्यूम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस ने कितना स्पेस में वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, एरिया ऑक्यूपाई किया है, जगह ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, जैसे रमजान में अपना वॉल्यूम कम हो जाता, अरे बराबर है कि नहीं है? और इफ्तार के बाद असर तक वॉल्यूम कम हो जाता ना, और मगरिब के बाद अरे वॉल्यूम बढ़ जाता ना। हाँ, किसी का थोड़ा बढ़ता, किसी का ज्यादा बढ़ता। सिंपल सा कुछ लोगों को समझ में आया था ना, शर्ट के बटन सामने के लगते ही नहीं। ठीक है, हाँ ओके। वो बोलते नहीं मोटे हुए, कपड़े छोटे हो गए बोलते हैं। समझ में आया क्या आपको? कपड़े छोटे हो गए, मोटे नहीं। लड़के तो भी ठीक है, लड़कियों को बोले अगर मोटे हो गए तो बेचारे टेंशन में, और 2 किलो कम होता उनका फिर। बराबर है कि नहीं है ना? चलो, तो सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब वॉल्यूम हम निकालेंगे यहां पर। ये तो आप बचपन से पढ़ रहे, लेकिन बचपन का याद कहाँ रहता अपने को बोलना। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वैसे वॉल्यूम आप किसी भी शेप का निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल ये क्यूब है, तो क्यूब में जो पैरामीटर्स है कौन कौन से रहते हैं? हाइट, लेंथ, ब्रेथ। ये हाइट है, ये लेंथ है, और ये ब्रेथ। इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन बनता है वॉल्यूम। सबको पता है? चलो जरा ध्यान से देखो यहां पर, ठीक है, बिना रुके बिना थके चलते रहो। ये देखिए, मैं एक यहां पर एक क्यूब बनाता हूं। वैसे आपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा ना स्कूल में, आप एक सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं, फॉर्मूला है ना, है ना? आप अलग अलग शेप्स के भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, अपने को उतना नहीं जाना है डिटेल में। अब यहां पर देखिए आप, फॉर एग्जांपल ये एक क्यूब है, तो यहां पर ये है इसकी हाइट, ये है इसकी लेंथ, और ये है इसकी ब्रेथ। तो अगर इसका वॉल्यूम अपने को निकालना रहा तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। हाइट इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, लेंथ भी है 1 सेंटीमीटर, और ब्रेथ भी है 1 सेंटीमीटर, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन होकर क्या बनेगा? 1 cm क्यूब। 3 है ना, 3 है ना, 1 cm क्यूब। ये एक स्मॉल यूनिट है वॉल्यूम का। जैसे cm क्यूब होता है वैसे dm क्यूब भी होता है, और उसके बाद मीटर क्यूब होता है, और अपन मीटर में ही नापते हैं जनरली SI यूनिट के अंदर। तो हम बोलेंगे 1 मीटर क्यूब, ये बड़ा यूनिट है वॉल्यूम का। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000, बोलो बोलो, डीएम क्यूब ना, डीएम क्यूब, 1000 डीएम क्यूब, 1000 लीटर। समझा आपको? ये 1000 डीएम क्यूब, डीएम क्यूब जब भी आएगा समझ जाना कौन है ये, लीटर की बात चल रही है। आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, एल। समझा आपको? तो 1000 डीएम क्यूब यानी 1000 लीटर। तो अपना जो घर का टाकी ऊपर पानी का रखा रहता है ना, 1000 लीटर की रहती ना, तो आपको किसी ने बोला ऐसा यूनिट में बोलो, तो आप बोलेंगे 1 मीटर क्यूब। समझा? 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब, सिंपल सी बात है ना। 1000 लीटर 1000 डीएम क्यूब, तो डीएम क्यूब और लीटर साथ में याद रखने का। समझा?
अरे समझा क्या? 1 dm³ मतलब 1 लीटर क्या बनेगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम बोलते हैं मिलीलीटर। मिलीलीटर इसको लिखते हैं स्मॉल m एंड कैपिटल L, मिलीलीटर। समझा आपको? तो 1 मीटर क्यूब 1000 dm³, 1 dm³ 1000 cm³। अगर अपने को डायरेक्ट मीटर क्यूब से cm³ में आना है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶। ये 10⁻³ है ना अभी? अरे भाई अभी ये dm³ कितने में? 10⁻³ है ना? ये भी 10⁻³ है ना? तो इधर से इधर आना है तो 10⁻³ और मीटर क्यूब से डायरेक्ट cm³ में आना है तो 60 मतलब 10⁶। और अगर cm³ से वापस मीटर क्यूब में आना है तो 10⁻⁻⁶। और dm³ से मीटर क्यूब में आना है तो वैसे इधर cm³ से इधर dm³ में आना है तो -3 पावर में। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आए तो माइनस में। कुछ मुश्किल? सिंपल एकदम। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये एक पुराना एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, बैलेंस कैसे निकालते थे। आज भी आप देखते होंगे सुनार के पास रखे हुए रहते पुराने, अब तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए, लेकिन बाजू में कहीं तो भी पुराना रखा हुआ रहता। देखे क्या आपने? कॉलेज में है ना? हाँ रे हो ना, मैं भूल गया, डायरेक्ट दुकान पे आ गए अपन। कॉलेज में देखेंगे ना आप लोगों ने? ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये बता दिया मैंने आपको। ये मेजरिंग सिलेंडर आते हैं कॉलेज के अंदर, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल बुक, प्रैक्टिकल के अंदर। ये पिपेट, इसको पिपेट बोलते हैं, पिपेट। ये ब्यूरेट रहता है, 25 ml 50 ml का आता है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क भी देखा होगा आप लोगों ने। और मेजरिंग, इसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर बोलते हैं, मार्किंग रहती है इसमें ml के अंदर। डेंसिटी एक और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फिजिकल जो है ये है पैरामीटर है, ये डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। किसी ने आपको एक छोटा सा लोहे का क्यूब दे दिया टुकड़ा, तो आप उसको वेट बैलेंस पे रखकर वेट निकालेंगे, उसका कितने ग्राम है, ठीक है, वो लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसका आप टेप से गिनकर वॉल्यूम निकालेंगे, कितना वॉल्यूम आया लिख देंगे यहाँ पर। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? डेंसिटी। तो ये एक डिराइव क्वांटिटी है, बराबर है, मतलब 2 यूनिट्स का रिजल्ट है, ये डिराइव किया गया है। तो मास अपॉन वॉल्यूम से निकलता है डेंसिटी। किसी का मास ज्यादा है और वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा है। जैसा आपने लिया फॉर एग्जांपल, एक वॉल्यूम लिया फॉर एग्जांपल, आपने 1 cm³ ले लो, 1 cm³ का एक क्यूब लिया आपने लोहे का। लकड़ी का भी लिया 1 cm³, 1 cm³ लकड़ी लिया, 1 cm³ आयरन लिया। दोनों को पानी में डाला, आयरन डूब जाएगा ना, क्योंकि उसके 1 cm³ एरिया में, वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयरन एटम बहुत ज्यादा है, मतलब मास ज्यादा है, वॉल्यूम कम है कंपैरेटिवली। जबकि लकड़ी के 1 cm³ के अंदर नंबर ऑफ एटम्स क्या है, मतलब बीच में एम्प्टी स्पेसेस ज्यादा है, जिससे उसका डेंसिटी क्या हो गया है? कम, मास कम है मतलब। समझा? इसलिए वो ऊपर तैरेगा। ठीक है, तो डेंसिटी, तो इसके लिए भी स्टैंडर्ड है कि ऊपर हमेशा किलोग्राम में आएगा और नीचे क्या में आएगा? मीटर क्यूब में। और मीटर क्यूब को जब ऊपर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? ये मीटर इनवर्स 3 बोलते हैं इसको, मीटर पावर में -3 मतलब इनवर्स 3। तो डेंसिटी का यूनिट क्या बन गया? अरे याद रखो, ये सब आगे काम में आने वाले हैं। किलोग्राम पर मीटर क्यूब बोलते हैं इसको, या किलोग्राम मीटर इनवर्स 3, किलोग्राम मीटर इनवर्स 3। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर,
ठीक है, इसको पॉज करो, बंद मत करो, पॉज करो। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, टेम्परेचर नेक्स्ट जो यूनिट अपने को देखना है यहां पर केल्विन के लिए, वो है टेम्परेचर यहां पर। ओके, ये भी एक पैरामीटर है टेम्परेचर। सी, 3 मेजर्स यहां पर किए जाते हैं, मतलब हीट को मेजर करने के लिए 3 जो यहां पर यूनिट आप देखेंगे वो है डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, सी, एफ एंड के, इनका कन्वर्जन आप याद रखिए। ठीक है, जनरली जो सेल्सियस है वो 0 to 100 लिया जाता है नॉर्मली, 0 to 100, कम और ज्यादा भी है उससे, लेकिन हम जो नॉर्मली मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ओके, सेल्सियस के अंदर 0 to 100, जनरली जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो भी सेल्सियस में शो किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और जो फ़ारेनहाइट है वो 32 से 212, 32 मतलब 0 होता है और 212 मतलब 100 होता है, समझो आपको? ठीक है, ओके, तो सेल्सियस में 0 to 100 और फ़ारेनहाइट में 32 से 212। ओके, ये यहां पर इसका कन्वर्जन फॉर्मूला है। फ़ारेनहाइट से आपको या डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना है तो 9/5 इन ब्रैकेट डिग्री सेल्सियस जो भी दिया गया है प्लस 32 आपको ऐड करना है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर कोई भी सेल्सियस में टेम्परेचर रखेंगे फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। आपका जो थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर में दोनों देता है, सेल्सियस भी देता है और फ़ारेनहाइट भी देता है, तो वो तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट करता है, लेकिन आप भी चाहे तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, वैसे ही केल्विन का एक कन्वर्जन है। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आना है तो 273.15 अप्रोक्सीमेट 273 समझो, 273 ऐड करना है, और अगर केल्विन से सेल्सियस में आना है तो 273 माइनस करना है। ठीक है, कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। हाँ, फ़ारेनहाइट में जाना है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, इसको आप याद रखो, ये आपको काम आएगा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। समझा आपको? दोनों कन्वर्जन आपको याद रखना है। ज्यादातर यूज रहेगा इसका केल्विन और डिग्री सेल्सियस का। जैसे अगर मैं बोलूं कि डिग्री सेल्सियस, और धक्का मत लगाओ, 0 है मतलब केल्विन में कितना है 273, अगर ये 1 है तो 274, ये 2 है तो हाँ, रूम टेम्परेचर 25 रहता, तो 25 सेल्सियस है मतलब हाँ 25 है ये, तो केल्विन कितना 298, याद ही रखने का, ये 25 रहा तो 298 नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ओके, 100 डिग्री सेल्सियस 373, हाँ 2 मतलब 100 सेल्सियस पे वाटर बॉईल होता है ना, मतलब केल्विन में 373 पर। समझा आपको? तो सिर्फ यहां आप रख दो, ऐड कर दो, वापस अगर इधर से इधर आना है तो माइनस। ठीक है, कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया टेम्परेचर का, यहां उसने कंपेयर करते हुए बताया। ये देखिए, ये 0 है तो ये 32 है थर्मोमीटर, इसमें मर्क्यूरी फील रहता है, पता ना आपको? टेम्परेचर यानी गर्मी बढ़ने से मर्क्यूरी फैलता है तो ऊपर जाता है वो। ठीक है, मर्क्यूरी जो रहता है ना, हीट के साथ साथ एक्सपांड होता है। ठीक है, चलिए हम अनसर्टेनिटी मेजरमेंट
और एंड साइंटिफिक नोटेशंस। ये वैसे आपको काफी प्रैक्टिस हुई है पहले, डेसिमल्स, पॉइंट्स वगैरह, ठीक है। जैसे अब बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 पावर में लेते ना अपन, अगर उसके पूरे जीरो लिखेंगे तो इतने होते हैं, इतने लिखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे ना, 0 0 0 लगाकर गुस्सा आएगा, ऐसा सब मारेंगे, आप जिलेबी बना डालेंगे, बराबर है कि नहीं है, हर बार नहीं लिख सकते ना। तो कुछ नोटेशन, कुछ टर्म्स ऐसे यूज किए जाते हैं जिसको हम पावर में या पॉइंट्स में शिफ्ट करते हैं या अदर यूनिट्स में कन्वर्ट करके उसको हम लिखते हैं। जैसे प्लंक्स कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट आपको ना 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, ये जो है डायरेक्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एवोगैड्रो नंबर है, प्लंक्स कांस्टेंट है, और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे 0.00016 इतना लिखने के बजाय पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया, 1 2 3 4 4 बार शिफ्ट किया तो 1.6 हो गया। लेकिन पॉइंट अगर आपने राइट साइड में शिफ्ट किया है तो पावर बनता है माइनस में, इसलिए आपने क्या लिखा उसको 1.6 इंटू 10 टू पावर -4। समझा आपको? अगर पॉइंट राइट में शिफ्ट करते हैं तो पावर माइनस में आता है, जितने बार शिफ्ट करेंगे उतने पावर, और लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो पावर प्लस में आएगा। समझा आपको? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे अब कुछ कैलकुलेशंस ऐसे आते हैं मल्टीप्लिकेशंस वगैरह के 5.6 इंटू 10 टू पावर 5, 6.9 इंटू 10 टू पावर 8, तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए पावर का क्या होता है? एडिशन। समझा आपको? मतलब 5.6 इंटू 6.9, और इन दोनों के पावर को क्या कर दिया? ऐड कर दिया है। ये बेसिक मैथ्स है, पता है ना आपको? हाँ, जिनको नहीं है तो उन्होंने थोड़ा ध्यान देकर उसको समझ लेने का, ठीक है। ये देखिए आप -2 और -6 को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इस तरह से ऐड किया जाता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब ये यहां पर डिवीजन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में था, इन दोनों का क्या हो गया? ऐड। अब ये क्या है? यहां पर डिवीजन में, तो आप इसको ऊपर ला सकते हैं, तो 10 टू पावर 4 जब आएगा तो क्या बन जाएगा? 10 टू पावर -4, फिर उन दोनों का एडिशन। समझा? ठीक है, ये भी पॉइंट क्लियर है। 10 टू पावर 4 को ऊपर लाने का 10 टू पावर -4 बनेगा, ठीक है। एडिशन सब्सट्रैक्शन, अगर एडिशन का साइन है, पहले मल्टीप्लिकेशन था ना, अब कौन सा साइन है? एडिशन का साइन है, तो आप क्या करना? दोनों पावर्स को क्या करना? सेम बनाना। पहले दोनों पावर्स को क्या करेंगे? सेम बनाएंगे आप, ठीक है। अब यहां पर देखिए 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 4 इसको भी बनाया, तो पॉइंट शिफ्ट करके बनाया, पॉइंट इधर गया लेफ्ट में, तो इधर प्लस में एक बढ़ेगा ना पावर, पॉइंट लेफ्ट में गया तो पावर एक बढ़ेगा कि नहीं? प्लस में। दोनों को 10 टू पावर 4 बनाया और कॉमन बना के बाहर निकाल लेना है। कब? एडिशन की साइन रही तो। समझा? दो वैल्यूज के बीच में एडिशन की साइन है तो उनके जो पावर्स रहते हैं उनको पहले कॉमन करना। कैसे करेंगे कॉमन? पॉइंट शिफ्ट करके। समझा? और जब वो कॉमन हो जाएंगे तो फिर क्या करना है? उनको कॉमन बना के निकाल लेना है। समझा है? ये तो सबको मालूम है ना? नहीं मालूम है तो ये याद रखो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। सेम सब्सट्रैक्शन के लिए भी वही है। सिग्निफिकेंट फिगर, ये भी आपको पता है, इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला कौन है? कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट के राइट साइड वाला मैंटिसा। पता है ना आपको? अरे बोलो ना। हाँ, अगर नंबर के पहले जीरोस आते तो वो डिजिट में काउंट नहीं होते, कोई एक नंबर के बाद जब आएंगे कितने भी जीरो आए वो सब फिर डिजिट में काउंट होते हैं। पता है ना आपको? ठीक है, तो इसमें भी कुछ मसला नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक बार आप उसको रीड कर लेना। एडिशन सब्सट्रैक्शन बताने की जरूरत तो नहीं है ना?
लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपने सॉल्व करके लाना और मेरे से पूछना अगर आपको कुछ डाउट है तो, ठीक है। चलिए अब यहां से शुरुआत होती है अपनी मेन कंसेप्ट्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इनको पहचानते, लेवॉइजर फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है इसको, मालूम है आपको? हाँ, 2 बार नोबेल प्राइज, फादर ऑफ केमिस्ट्री। हालांकि पहले किसका नाम था पता है आपको फादर ऑफ केमिस्ट्री? जाबिर बिन हयान, जिसको गैबर बोलते हैं वेस्ट वर्ल्ड के अंदर। गैबर एक्चुअल केमिस्ट्री का बेस कि ये एक सेपरेट स्टडी का पार्ट रहेगा, जाबिर बिन हयान ने बताया था ये। और जाबिर बिन हयान का केमिस्ट्री में बहुत वर्क है, नेट पे डालो आप, गूगल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एंटोनी लेवॉइजर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर इसका यहां पर वर्क है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या बोलते हैं वो, कोई भी फिजिकल और केमिकल चेंज होगा जो अपन ने पहले पढ़े ना, तो वो क्या बोलते हैं, देयर इज नो नेट चेंज इन द मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। ए बी में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके नेट मास में कोई चेंज नहीं आएगा, या ए बी सी डी बन रहे हैं तो ए बी का टोटल मास और सी डी का टोटल मास सेम होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज नेट चेंज इन मास इज सेम। समझा आपको? नो देर विल बी नो डिफरेंस। समझा आपको? तो वो बोलता है कि नो नेट चेंज इन मास, ठीक है। टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा, एक ज्यादा एक कम हो सकता है, लेकिन टोटल देखेंगे तो रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट होना भी चाहिए, बोलता है वो, ठीक है। चलिए ये है कंजर्वेशन। उसके बाद जोसेफ प्रॉस्ट, ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इन्हों भी क्या बोलते सुन लो, compound always contains exactly the same proportion of elements by weight। वो बोलते हैं कि अगर कोई रिएक्शन होती है तो इधर जो एलिमेंट्स थे और जो इधर एलिमेंट्स थे तो उनके प्रोपोर्शन क्या होते हैं, सेम बाय मास। एग्जाम्पल बताऊंगा मैं आपको। कॉपर 51.35% होता है और कार्बन 9.74 और ऑक्सीजन 38.91%। नेचर अगर आपने सैंपल लिया तो, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंथेटिकली बना रहे हैं तब भी इतना ही आना चाहिए। मतलब अगर कोई कंपाउंड है, जैसे फॉर दूसरा अपन चेंज करो, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में परसेंटेज निकालते हैं कार्बन ऑक्सीजन का, पता है ना आपको परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड में अपने को कार्बन का परसेंटेज निकालना है, किसी भी कंपाउंड का ऐसे ही निकालेंगे। उसके लिए बेसिक मैंने आपको कहा था 1 to 30 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सबको लर्न होना है, कंपलसरी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है परसेंटेज, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का निकालना है आपको, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा? हाँ इधर है 32 है ना, समझे आपको? 2 है ना, 16 दूनी 32, 32 और 12 44 किसका मास है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ये टोटल मास है। अब अपने को कार्बन का परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो अपन निकालेंगे 12 अपॉन टोटल कितना रहता? 44 इंटू 100। इसको हम सॉल्व करेंगे, आएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन। समझा? तो यहां जो भी परसेंटेज आएगा अभी कार्बन का सॉल्व करने के बाद, तो चाहे नेचर में जो कार्बन डाइऑक्साइड हो या हम लैब में बनाओ, वो बोलता है कि दोनों का परसेंटेज सेम रहना बाय मास। समझा? अरे समझा क्या?
मतलब नेचर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें अगर कार्बन 12 है तो यहां पर भी वो कितना रहना, लैब में बनाए तो 12। अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में 32 है तो इधर भी कितना रहना, 32। उनके परसेंटेज भी समझा आपको? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये है डेफिनेट प्रोपोर्शन। एमसीक्यू में कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है, इसने क्या बोला था, ये नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट किसका है, तो उसके लिए रीडिंग बहुत अच्छी होना चाहिए आप लोगों की, ये बात याद रखिए। पूरा चैप्टर अच्छे से रीड कीजिए आप आज, मैं आपको फिर देता हूं बाद में प्रैक्टिस पेपर। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये डेल्टन ने दिया था। डेल्टन क्या बोलता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट मिलकर मोर देन वन कंपाउंड तैयार करते हैं, with a fixed mass of the other element, the mass of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole number। दो एलिमेंट मिलेंगे, कंपाउंड बनेगा, एक या दो भी बन सकते हैं, तो उनका रेशियो जो है एलिमेंट्स का वो क्या होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए। जैसे आप देखें यहां पर 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया यानी H2, और 16 ग्राम क्या लिया है, ऑक्सीजन, उससे क्या बना है 18 ग्राम वाटर। अरे बराबर है कि नहीं है? ओके, तो अगर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या मिलना चाहिए, 34 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। रिएक्शन देखे बाद समझ में आएगा। देखो यहां पर H2 कितना होता है, 2 ग्राम, हम ऑक्सीजन को लिखेंगे हाफ O2, एक ऑक्सीजन चाहिए ना, एक ऑक्सीजन मिले तो हाफ O2, हाफ O2 मिले तो कितना हो गया, 16 ग्राम। अरे हाफ O2 मतलब एक ऑक्सीजन ना, और एक ऑक्सीजन मिले तो क्या होता है, 16 ग्राम। ओके, अब देखिए आप यहां पर ये बन गया H2O, कितना होता है 18 ग्राम, ऑक्सीजन 16 और 2 हाइड्रोजन। अरे बोलो ना, फिर क्या लिया, H2 अगेन 2 ग्राम प्लस O2, अब 2 लिया ना, कितना है 32 ग्राम। इससे क्या बना, H2O2 यानी पर ऑक्साइड बना, कितना होता है, एक ऑक्सीजन बढ़ गया ना, कितना हो गया 34 ग्राम। तो ये होल नंबर रेशियो में तैयार होता है, इसका आप रेशियो निकाल सकते हैं। अरे बराबर है कि नहीं है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना आएगा, इसका 1/8 आएगा ना। अरे बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। उसके बाद है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब गैल्यूसेक लॉ, ये गैल्यूसेक, जोसेफ लुइस, इन्हों क्या बोलते हैं, आपको पांचों भी अच्छे से याद रखना है स्टेटमेंट, ये बात याद रखिए आप। ये बोलता है कि व्हेन अ गैस कंबाइन are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at the same temperature and pressure। अगर टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, सेम है, तो क्या बोलता है वो, they do so in a simple ratio by volume। उनका जो वॉल्यूम का रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, सिंपल रेशो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हाइड्रोजन लिया है कितना 100 ml, ऑक्सीजन कितना लिया है 50 ml, तो यहां पर वाटर कितना बन रहा है 100 ml। ऐसे नहीं समझेगा। अब देखो इधर यहां पर सब लोग ध्यान से, क्या बोलता है ये, आपने लिया
H2 कितना 100 ml, आपने लिया O2 कितना 50 ml, आपको मिला H2O कितना 100 ml। कैसे? मोल से कंसेप्ट से आपको इसको रिलेट करना है। ये कितना मोल लेते हैं आप? अगर आपको, अरे एक मोल ना, हाइड्रोजन गैस कितना लेते हैं 1 मोल, लेकिन H2 लिया तो ऑक्सीजन कितना लेना पड़ता है हाफ। यहां कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है ना, तो ये कितना मोल बना रहा है ये सॉरी कितना ले रहे हैं अपन, हाफ मोल। समझा आपको, हाफ मोल। लेकिन यहां पर H2O कितना तैयार हुआ है 1, मतलब कितना 1 मोल। ये बाद में एवोगैड्रो ने बताया, लेकिन अपन इसको पहले कंपेयर कर दे रहे। जरा ध्यान से देखो कि अगर आपको 1 मोल वाटर बनाना है, आपको 1 मोल वाटर बनाना है, तो उसके लिए आपको 1 मोल हाइड्रोजन और हाफ मोल ऑक्सीजन लेना पड़ता है। ठीक है, तो डेफिनेटली वहां पर जब 1 मोल वाटर बनेगा तो उसका वॉल्यूम भी उतना ही रहेगा जितना 1 मोल के लिए रहता है, यानी इधर 100 है तो ये भी 100 है। समझा? बच्चे क्या करते हैं 100 + 50 150, 150 कैसा बनेगा वो? उसका एग्जाम्पल ऐसा है, 2 हाफ पार्ट है, समझो पेन के अपन ने 2 पार्ट कर दिए, तो कितने हैं वो 2, लेकिन उसको जोड़ दिया हमने, अब कितना पेन मिला अपने को 1। आप बोलेंगे 2 मिले, नहीं ना, अब वो पूरा 1 है ना, तो वैसे ही वाटर पूरा अब 1 मोल तैयार हुआ है। समझा आपको? हाँ, लेकिन जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो आपको 1 मोल हाइड्रोजन मिलेगा और हाफ मोल ऑक्सीजन मिलेगा। समझा? अरे कंसेप्ट समझा क्या? बिकॉज यहां पर जो वॉल्यूम है वो मोल से रिलेटेड है, और मोल मतलब क्वांटिटी से रिलेटेड है। समझा आपको? आपके पास 1 डजन पेन है, समझा आपको, और आपने सबको हाफ कर डाले तो कितने हो गए टोटल? अब 24, तब 2 डजन पीसेस बन गए ना, हालांकि बने 1 डजन से, और वही 24 को आपने 2-2 में जोड़ दिया तो क्या बनेगा 1 डजन। समझा आपको? तो यहां पर ये 100 ml है, ये 50 ml है, लेकिन आपको चेक करना है तो मोल से देखना है। यहां पर अगर हम ml छोड़ दो कितना है, अगर यहां पर ये 1 मोल है तो वाटर बनाने के लिए ये हाफ मोल लगता है और बनता है 1 मोल ऑफ वाटर। समझा आपको? मतलब ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, और तो ये 100 ml रहा है तो ये भी 100 ml रहेगा। अगर ये 500 ml है तो ये भी 500 ml रहेगा। समझा आपको? अरे समझा क्या? लेकिन उससे आप रेशो से ये भी निकाल सकते हैं कि अगर ये 1 मोल है तो ये 1 मोल बनता है, और उस वक्त ये हाफ मोल है। तो अगर उसने आपको क्वांटिटी दिया सिर्फ ऑक्सीजन की, उसने बोला हमने ऑक्सीजन लिया है 100 ml और उससे हमने बनाया है 1 मोल ऑफ वाटर, तो आप समझ जाएंगे कि ये कितना है हाइड्रोजन वहां पर 200। समझा? उसने बोला 80 ml ऑक्सीजन लिया है 1 मोल वाटर बनाने के लिए। 80 ml, 1 मोल नहीं बनेगा, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ठीक है। 80 ml लिया है तो ये कितना लेना पड़ेगा 160। तो रेशो है ना, फिक्स रेशो है ना वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का रेशो फिक्स होता है। ये बोलते हैं कौन? गेलुसेक। एवोगैड्रो, वेरी इंपॉर्टेंट, एवोगैड्रो खत्म होने पर है, थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग। एवोगैड्रो ये है, पुराने फोटोज बहुत डेंजर आते थे, आधार कार्ड वाले। हाँ, गुस्से से देख रहा हूं वो। तो एवोगैड्रो ने क्या बोला? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जितने भी गैसेस है
अरे आप उसको मत देखो, इधर देखो। जितने भी गैसेस है, ठीक है, दे कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेकिन कब? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, उनका वॉल्यूम क्या रहना है? सेम। टेम्परेचर प्रेशर भी सेम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे? सेम। ठीक है, तो ये एक सिंपल कंसेप्ट है, जरा ध्यान से देखिए आप यहां पर इसको, लेकिन बहुत यूज में है ये आगे आपके पूरे कैलकुलेशंस में। तो एवोगैड्रो, वो बोलता है 1 मोल ऑफ एनी गैस। पहले तो एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, आयंस जो भी रहेंगे, ठीक है, एंड इट ऑलवेज कंटेन्स 22.4 लीटर वॉल्यूम, यानी डीएम क्यूब। समझा आपको? 1 मोल मतलब इतने मॉलिक्यूल्स, और यहां पर इतने लीटर। समझा? एक बार और लिखूं, डबल लिखने से क्या होता? हाँ, याद हो जाएगा। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 22.4 लीटर इज इक्वल टू 22400 मिलीलीटर। ml में, यानी सीएम क्यूब में जाना है तो इतना होता है 22400। कोई भी गैस, एनी गैस, समझा? कोई भी गैस आप लेंगे 1 मोल, तो उसमें इतने मॉलिक्यूल होते हैं और इतने लीटर वॉल्यूम रहता है, फिक्स। ये बहुत काम की चीज है, इसको आप याद रखो, ये आपको बहुत काम आने वाला है। ये एवोगैड्रो लॉ है। वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया आपने, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया आपने, कितना हो गया? और 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिया आपने, तो फिर वही गलती नहीं करने का, 1 + 1 + 1 3 बोलेंगे आप यहां पर, लेकिन यहां पर क्या मिल रहा है? 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर्स। ठीक है, तो आपने यहां 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन लिया है, और ये दोनों मिलाकर 1 लेंगे इसको, तो ये आपको 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर्स मिलेंगे। अगर बेसिक लेवल पर अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा यहां पर देखो, ऐसा रफ बताया गया है, H2 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 कितने? 5। H2 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 कितने? O2 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 कितने? 5। H2O 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 कितने हैं? अरे देखो ध्यान से, कितने होंगे? 10। समझ में आया? कुछ मुश्किल? समझा? नो प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेन वो कन्वर्जन याद रखो जो मैंने आपको बताया था, डेल्टॉन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, जस्ट अ मिनट, हम देख लेते हैं। डेल्टॉन्स है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, एवरेज मास निकालना है 3 पॉइंट। उसके बाद आपको लेना है मोल कंसेप्ट, जो अभी हमने एवोगैड्रो देखा उसी से रिलेटेड है, परसेंटेज कंपोजिशन। ये छोटा सा पार्ट है, फिर हो जाएगा। 4 पॉइंट है मेन, जरा ध्यान से सब्र के साथ आप देखिए, मैं एकदम आराम से बताता हूं, गड़बड़ नहीं करना है, कोई भी चीज में उतरे तो पूरा अच्छे से करने का। ओके, ये जनाब डेल्टॉन है, पहचानते इनको? बाईजीपुरे में रहते? नहीं,
एटॉमिक थ्योरी में जो एटोमियो आता है, एटोमियो, इसका मीनिंग है इनडिविजिबल। पहले कंसेप्ट था कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता है, पुराना कंसेप्ट था, इट इज अ इनडिविजिबल पार्टिकल। लेकिन बाद में तो अपने को पता है एटम डिवाइड होता है, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, न्यूक्लियर रिएक्शन से सेपरेट भी किया जा सकता है, ठीक है, ओके, न्यूक्लियस को ब्रेक भी किया जा सकता है, न्यूक्लियर रिएक्शन जो रहते हैं यही है ना, ओके। 1808 में डेल्टन ने ये थ्योरी दिया था यहाँ पर। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, जो मैटर के अंदर एटम है वो इनडिविजिबल है, उनको ब्रेक नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, all atoms of given element have identical properties including identical mass, atom and different element different mass। मतलब हर एटम का अपना एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टी है। हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन वाटर में है तो उसका भी अपना प्रॉपर्टी सेम है, अगर वही हाइड्रोजन H2S में है तो भी वहां उसका आइडेंटिकल प्रॉपर्टी रहने वाला है, ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड बोलता है वो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। कंपाउंड्स कब बनते हैं? जब फिक्स रेशियो में कुछ डिफरेंट एलिमेंट आकर मिलते हैं, जिससे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर एक कंपाउंड तैयार हो गया। समझा आपको? फिक्स रेशियो है, कंपलसरी है कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन फिक्स, तो इनको कहते हैं कंपाउंड। तो फिक्स रेशियो में डिफरेंट एलिमेंट जब आकर मिलते हैं और एक फॉर्मूला तैयार होता है, इसको कहते हैं कंपाउंड। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम। बोलता है केमिकल रिएक्शन क्या? इट इज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। जैसे मैंने अभी बताया आपको, वाटर में H2O, दोनों हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, एक रिएक्शन हुआ, 1 हाइड्रोजन इसका लॉस हो गया और वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के CH3 के पास गया ना, तो CH3 के पास H आ गया, तो रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है कि 2 अलग अलग कंपाउंड थे, इसमें का एटम इसमें गया, इसमें का इसमें आया, रीअरेंजमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओके। ये डेल्टन के पॉइंट्स है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, ये बेसिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ओके। एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज द मास ऑफ एन एटम। इसका जो यूनिट होता है बेसिक, वो होता है, क्या होता है? AMU, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। AMU में निकाला जाता है जो है मास, जो हम जनरली लिखते हैं, और उतना ही अमाउंट में जब ग्राम में लिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं उसको? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कार्बन के नेचर के अंदर आइसोटोप्स होते हैं 12 एंड 13 एंड 14, 3 होते हैं, पता है ना आपको? अरे पता है कि नहीं पता है आपको? लेकिन वो डिफरेंट रेशियो में प्रेजेंट होता है नेचर के अंदर। कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। मेजर पोर्शन उसमें कार्बन 12 का होता है, कार्बन 13 और 14 बहुत फ्रैक्शन में है, बहुत कम है, ठीक है। तो मेन है कार्बन 12। तो कार्बन 12 को हम कार्बन 12 क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका एटॉमिक मास यूनिट है 12। तो इसको कैसे दिया गया है? इसको स्टैंडर्ड बनाया गया है। हालांकि पहले इसको कैसे मेजर किया गया है? इट इज द 12 टाइम्स ऑफ द हाइड्रोजन मास। नेचर में जो कार्बन प्रेजेंट है उसके 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन ये दोनों फ्रैक्शन में, बहुत स्मॉल क्वांटिटी, छोड़ दो कार्बन 12। अब जो कार्बन 12 है उसका एटॉमिक मास 12 टाइम्स ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो उसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन बनता है। लेकिन कार्बन एक अबंडेंट एलिमेंट है और एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो बाद में कार्बन को स्टैंडर्ड बना दिया गया है। तो अब बोला क्या जाता है? मास ऑफ द हाइड्रोजन इज द 1/12 ऑफ द कार्बन। एक ही बात है ना? हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, एक्चुअल रहता 1.008, पता ना आपको? क्योंकि उन्होंने उसको कैसे निकाला? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से निकाला ना, बराबर है कि नहीं है? क्या आपको याद है 100 साल पहले? ये है न्यूक्लियस, अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और बाहर घूमता है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन का मास होता है 1.0078 AMU,
एक न्यूट्रॉन का वेट कितना होता है? 1.0086 AMU। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 0.00055 AMU। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, और आउटसाइड होता है इलेक्ट्रॉन। तो एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.0078 AMU। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 0.00055 AMU, जो कि 1.008 समथिंग होता है एक हाइड्रोजन का AMU में मास, एटॉमिक मास। समझा आपको? तो कंपेयर किया गया तो कार्बन हाइड्रोजन से 12 टाइम्स ज्यादा था, इसलिए कार्बन का मास कितना हो गया? 12 AMU। एक हाइड्रोजन का कितना है? 1.008, मतलब 1। और कार्बन इसका कितना होता है? 12 टाइम्स। तो हम बोल सकते ना, इट इज द 12 टाइम्स ग्रेटर देन दी हाइड्रोजन। समझा आपको? तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का मास अगर कार्बन से कंपेयर करेंगे तो 1/12 ऑफ द कार्बन। अरे बोलो ना, मास ऑफ कार्बन कितना रहता है? 12 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 12 इंटू 1 मतलब 12। अरे समझा क्या? अरे बोलो ना। लेकिन अब कार्बन के रेफरेंस से हाइड्रोजन का निकाले तो मास ऑफ हाइड्रोजन 1/12 ऑफ दी कार्बन। अरे समझा क्या? 1/12 रहेगा ना कार्बन का। अरे एक कार्बन में 12 हाइड्रोजन बैठ जाएंगे ना। समझा आपको? ठीक है, बस यही यहां पर उसने एक्सप्लेन किया है। तो एटॉमिक मास के बारे में यहां पर, और 1 to 30 सबको लर्न करना है, मैंने आपको कहा। ये यहां पर देखो, वही वैल्यूज है पूरे जो मैंने आपको कहा, वो पूरे एक्सप्लेन किया उसने यहां पर। ठीक है, हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। और आपको याद रखना है 1 AMU इज इक्वल टू 1.66, ये पॉइंट भी याद रखिए आप। कितना है 1 AMU? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू, आगे के छोड़ दो, 056 10 टू पावर -24 ग्राम्स। उल्टा अगर इधर आना रहा तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1.66 10 टू पावर, अपने ग्राम से इधर आना है ना तो डिवाइड में आएगा रे 1, अपने 1 AMU अपॉन में आएगा ना। अरे बोलो ना, बोल रहे भी नहीं। अपने को निकालना है 1 ग्राम कितना रहता है, तो ये नीचे जाएगा ना। अरे बोलो ना, और ऊपर लाने के बाद उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, 10 टू पावर 24 AMU। समझा? अरे बोलो ना, ये याद रखो, याद रखेंगे? अरे बोलो ना। तो 1 AMU कितना होता है? 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, मतलब 24 जीरो, इधर अपने को पॉइंट शिफ्ट करके 23 जीरो लगाने का है। तो एक AMU का वेट कितना होता है? 0.000000000000000000000 23 जीरो लगाना है, फिर आएगा 1। इतना होता है ग्राम में, बहुत कम। समझा? ठीक है, चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है? तो ये आपके सामने है।
मैंने आपको कहा कार्बन के नेचर में कितने होते हैं? अरे बोलो ना। हाँ 12 होता है, 13 होता है और 14 होता है। तो क्या करते हैं, इसका परसेंटेज कितना है देखते हैं। पूरा बड़ा करके देखो अच्छे से, ये देखो क्या दिख रहा है आपको? कैसे दिखेगा अभी? अब दिखा? अरे अब नहीं दिख रहा है, आंखा बताओ। हाँ अब दिखा? किसी का भी एवरेज मास अगर, चलिए तो अब आप यहां पर देखिए कि नेचर के अंदर कार्बन 12 वाला होता है 98.892%, 13 वाला 1.108 होता है, बहुत कम, कंपैरेटिवली बहुत कम है ना। और ये 2 × 10⁻10 मतलब 0.90 फिर आएगा 2, समझा आपको? बहुत कम, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। तो क्या करना पड़ता है, मास इंटू, अरे बोलो ना। अच्छा ये मास क्यों बढ़ रहा है? इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा रहते हैं। क्या रहते हैं ज्यादा? यहां पर 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, कितना हो गया? 12। 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन, बोलो ना 13। हाँ 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन। हाँ समझा मास क्यों बढ़ा? जो भी उसका मास है उसके परसेंटेज से आप मल्टीप्लाई कर दो। देखो परसेंटेज इंटू मास प्लस परसेंटेज इंटू मास प्लस परसेंटेज इंटू मास, तो जो आंसर आएगा वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। क्या होता है वो? जैसे आपको याद है ना, हम क्लोरीन का लिखते 35.5, जब आप नए नए थे, जब आप छोटे से थे, याद है आपको? तो आप पूछते सर ये 35.5 कैसे आया? तो वो एवरेज एटॉमिक मास है, क्योंकि क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं, समझा आपको? क्लोरीन 35 होता है, 37 भी होता है, समझा आपको? फिर परसेंटेज के साथ जोड़ने पर उसको फिर डिवाइड करते हैं तो आता है आंसर एवरेज, समझा क्या? इसको कितने से डिवाइड करेंगे? 3 से। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए फॉर्मूला मास, अच्छा मॉलिक्यूलर मास पहले देखेंगे ना। मॉलिक्यूलर मास, इसके लिए तो मैंने आपको कहा कि 1 to 30 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सबको याद होना चाहिए, तो ये पढ़ाकर फायदा है, वरना समझ में तो आ जाएगा। मतलब आपको मालूम है कि क्रिकेट कैसे रहता है, एक बैट रहती, बॉल रहता, 11 प्लेयर रहते, लेकिन ग्राउंड पे आपको खड़े करे तो 0 पे आउट, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस आपको करना है, मैं तो सिर्फ आपको ये कंसेप्ट दे रहा हूं यहां पर, ठीक है? प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? सिंपल, जैसे CH4 है तो कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो 1 × 4, तो 12 + 4, यह आ गया आंसर, उसका टोटल मास। इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल का निकाल रहे ना, तो क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं? हाँ मॉलिक्यूलर मास। इसी को ग्राम में जब निकालेंगे तो बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं? आपको मालूम पड़ गया कार्बन का मास रहता है 12, अपने को मालूम पड़ा, साइंटिस्ट लोगों ने बताया ना, अपन थोड़ी कैलकुलेट करते हैं इसको, ये AMU में अपन कहां से कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, उसने बोला 12 रहता, 4 हाइड्रोजन का 4 रहता, आपने बोले 16, आंसर आ गया। ये छोड़ दो, अप्रोक्सीमेट 16 आ गया, 16 उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, बराबर है। लेकिन आप लैब में जाते हैं, सिलेंडर में मीथेन गैस 16 ग्राम जमा करते हैं, तो अब आपने ग्राम में लिया ना उसको, तो उसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलते हैं उसको? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है ना, वो 1 मोल होता है, याद रखो। क्या होता है वो? और उसमें कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब वो 16 ग्राम मीथेन जो आपने लिया सिलेंडर में, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स है, समझा? और ये यूनिक है सबके लिए। एवोगैड्रो ने बहुत अच्छा रिलेशन बताया है। जैसे अगर आप सिंपल सा हाइड्रोजन गैस जमा किए ग्राम में, आपने हाइड्रोजन का मास 1, 2 हाइड्रोजन का 2,
तो 2 उसका हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब ग्राम में जाकर 2 ग्राम हाइड्रोजन आपने सिलेंडर में भरे, तो अंदर कितने H2 मॉलिक्यूल है? 1 मोल, मतलब 6.02 × 10⁻23। एवोगैड्रो ने 1 बाय 1 सारे गैसेस का एक्सपेरिमेंट किया, तो सबका आंसर तकरीबन इतना आ रहा था, 6.022, 6.023, 6.024, 6.0288, ऐसे नियर। तो उसने एवरेज निकाला 6.022। समझा आपको? सब में थोड़ा बहुत फर्क था, लेकिन उसने क्या निकाला? एवरेज, ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। समझा? तो ये बहुत अच्छा रिलेशन है, याद रखने का आपको। फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास क्या होता है? सम सब्सटेंस सच एज सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन्स डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री चैप्टर में अपन पढ़ेंगे एक्चुअली क्या होता है। सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टल है। सोडियम क्लोराइड क्या है? क्रिस्टल। जैसे अगर आप देखेंगे इसमें रिपीटेटिंग यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं इसमें? रिपीटेटिंग यूनिट। जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, तो आपको पता है क्या होता है? ये यहां पर बैठा है सोडियम, ये सोडियम, ये येलो वाले सोडियम है, समझा? कौन है ये? सोडियम। और यहां पर बीच में बैठता है आकर क्लोरीन। ये फेस सेंटर्ड होते हैं, तो इधर नहीं होता है, ये यहां पर आकर बैठता है क्लोरीन। फेस पता है ना आपको? फेस, ये फेस पे बैठे हुए क्लोरीन। तो ये अल्टरनेट है। ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन। समझा आपको? एंड ईच क्लोरीन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम। ऐसे चलते रहता है ये क्रिस्टल लैटिस। हम सॉलिड स्टेट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मतलब लिखते टाइम तो हम लिखते हैं कि NaCl, लेकिन NaCl को एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक पैटर्न है। NaCl। समझा आपको? इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं इसको? जिसमें रिपीटेटिव यूनिट्स होते हैं, जैसे Cl। अरे Na अल्टरनेट पोजीशंस है। समझा आपको? तो कोई एक फॉर्मूला नहीं है ना, ये इससे इंटरेक्टेड है, ये इससे इंटरेक्टेड है, ये इससे इंटरेक्टेड है, इस तरह से ये क्रिस्टल बनते हैं। कैसे? अपन सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे ये। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे पानी के अंदर H2O घूम रहा है, H2O, अलग अलग मॉलिक्यूल है, बीच में वीक इंटरेक्टिव फोर्सेस है, लेकिन ये पूरे कनेक्टेड है। तो इनका कोई स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बनता है। तो उसको हम क्या करते हैं? रेशो निकालते हैं कि एक यूनिट सेल अगर हमने लिया एक स्पेसिफिक एरिया, तो उसमें Na और Cl का रेशो कितना है, तो वो आता है 1:1, एक Na एक Cl। तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? NaCl। तो उसको कहते हैं फॉर्मूला मास। क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मूला मास। ये ऐसे अल्टरनेट होते हैं। देखिए मैंने बताया ना आपको, पैकिंग होती है इसके अंदर। तो ऐसे कोई जो क्रिस्टल सॉलिड रहते हैं ना, उनका एक फॉर्मूला मास निकाला जाता है रेशियो के अकॉर्डिंग, कि उसमें एक सोडियम है और एक Cl है, और एक सोडियम का मास होता है 23 और एक Cl का मास होता है 35.5, तो टोटल हो जाता है 58.5। इसलिए लिखा जाता है कि 58.5 को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बजाय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास। क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मूला मास। आप मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं इन जनरल, लेकिन वो एक्चुअली रहता है फॉर्मूला मास, क्योंकि एक फॉर्मूला तैयार किया उसका और उसका मास लिया गया है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। मोल कंसेप्ट एंड मोलार मासेस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया एवोगैड्रो का। अभी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है।
कि किस में कितना मोल और कितना वॉल्यूम आता है, वो जो बताया ना मैंने रिलेशन, वही है जो यहां पर रिपीट हो रहा है। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कैसे निकालते मैंने वो भी बता दिया अभी। कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लिया ना, उसने यहां दूसरा एग्जांपल लिया, मैंने पहले बता दिया। इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से देखो। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ध्यान से देखो। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला होता है इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो। क्या होता है ये? सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो इज कॉल्ड इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल, पूरा लिखो, इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे बेंजीन को हम लिखते हैं C6H6, लेकिन इसका रेशियो निकाले तो एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते हैं CH। CH इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, सिंपलेस्ट रेशियो। इसका प्रॉब्लम क्या है? C2H2 एसिटिलीन, याद है आपको एसिटिलीन? इसका भी फॉर्मूला क्या बनेगा? CH। बेंजीन का भी CH, एसिटिलीन का भी CH, समझा? दोनों का CH है। तो इंपेरिकल फॉर्मूले का ड्रॉबैक है कि हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कौन सा कंपाउंड है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो। फिर उसके बाद आया, अच्छा इसको डिफाइन करने रहे तो क्या बोलेंगे अपन इंपेरिकल फॉर्मूला को? इट शोज द टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। कौन कौन से टाइप एलिमेंट के प्रेजेंट है, वो होता है सिंपलेस्ट रेशियो। ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता अपने को। उसके बाद आया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कौन आया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट शोज एग्जैक्ट, स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। एग्जैक्ट की स्पेलिंग क्या है? EXACT, एग्जैक्ट नंबर ऑफ atoms of different elements in the compound। किसी भी कंपाउंड में जो एग्जैक्ट नंबर है उसको बताता है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जैसे C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, C2H2 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन। समझा आपको? तो ये एग्जैक्ट नंबर बताता है। और एक होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सिर्फ क्या ऐड करना है? इट शोज एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स एज वेल एज पोजीशन। पोजीशन भी बताता ना, हाइड्रोजन ऊपर है नीचे है, उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे ये एसिटिलीन का क्या बनेगा? HC≡CH। समझा क्या आपको? तो वो नंबर ऑफ एटम्स भी बताता है एग्जैक्ट, और पोजीशन भी बताता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, आपको इसको फाइंड करने के लिए एग्जाम्पल भी दिए हुए और बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंटेन्स, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन। हाँ, परसेंटेजेस दिया हुआ है उसने, परसेंटेज। परसेंटेजेस हाइड्रोजन का कितना दिया है? 4.07 बोले तो छोड़ सकते हैं ना, 07 4%। हाँ, कार्बन 24.27 और क्लोरीन 71.65। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है,
अगर कोई एलिमेंट का परसेंटेज अपने को दे दिया जाए और परसेंटेज नहीं भी दिया तो अपन निकाल सकते ना परसेंटेज। बेसिक प्रिंसिपल याद है क्या? उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में परसेंटेज निकाला ना हमने, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। हाँ, रिवीजन जरूरी है। अगर सबसे पहले चेक करना है इन सबका परसेंटेज का टोटल 100 आ रहा है क्या? 71.65, 24.27 एंड 4 कितना आएगा? 12, 8 और 1 9, इधर 4 और 4 8 और 1 9 और ये 9, 99.92 मतलब नियरली सेम है ना, मतलब 100 है तो ऑक्सीजन एब्सेंट। अगर ये आंसर रहता 90 80 तो बचा हुआ कौन रहता था? ऑक्सीजन, वो भी लेना पड़ता था। समझा आपको? जो रिमेनिंग रहेगा वो ऑक्सीजन। अभी कुछ नहीं है, समझो। स्टेप नंबर, पहला स्टेप है परसेंटेज निकालना है। स्टेप 2 एटॉमिक रेशो निकालना है। क्या निकालना है? एटॉमिक रेशो कैसे निकालते हैं? पेन से। पेन से कैसे निकालते हैं? पेन से निकालते हैं। अरे देखो जरा ध्यान से, इधर जागो। किसी का एटॉमिक रेशो निकालना है तो परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास कितना है इसका? 1। कार्बन 24.27, मास कितना है? 12। 71.65 कितना है इसका? 35.5। इसको सॉल्व करने का 4 को 1 से डिवाइड करे तो यस आंसर आ गया। अरे 4 ही रहेंगे ना। हाँ, अब 12 से डिवाइड करे तो 12 दूनी 24, अप्रोक्सीमेट लेते 2 और 35.5 जा 35.5, 35.52 जा डबल करो ना 71 ना, तकरीबन सेम है तो ये भी 2 जाएगा। ओके, अरे बोलो ना, बराबर है। इसमें जो सबसे छोटा रहेगा उससे सबको डिवाइड करना, उसको बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशो। स्टेप नंबर 3 क्या है? सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकालते हैं? जो सबसे छोटा है इसमें तीनों चारों में, उससे सबको डिवाइड करना। कौन है सबसे छोटा? 2, तो 4 को भी करेंगे 4/2, 2, 2/2, 1, 2/2, 1 मतलब हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, क्लोरीन भी 1 है। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा। ये इंपेरिकल फॉर्मूला CH2Cl। समझा आपको? लेकिन ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है। ये कौन है? इंपेरिकल फॉर्मूला। देखते हैं उसने लाया कि यहां पर यही, हाँ वही आया, देखो 2:1:1, 2:1:1, 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन 1 Cl। समझा आपको? कभी आपको हो सकता है वो बोलेगा कि इसका मॉलिक्यूलर मास भी निकालो, जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया उसने, अपन इसी में सॉल्व कर लेंगे इसको। जैसे फॉर एग्जांपल उसने बोला कि ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, ये अपन ने निकाले और उसने अपने को मॉलिक्यूलर वेट दिया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला बोले तो ये ऐसा रहता और वेट बोले तो नंबर में। समझा ना आपको? मास उसका। हाँ, उसने अपने को मॉलिक्यूलर वेट दे दिया। फॉर एग्जांपल क्या दे दिया उसने? मॉलिक्यूलर वेट। और वो दिया फॉर एग्जांपल उसने जैसे, नहीं यहां वो अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफरेंट है। थोड़ा इसको बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने दे दिया 100। उसने क्वेश्चन में दिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज
100। मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 100। एग्जैक्ट नहीं है, मैंने अपने दिमाग से यही कैलकुलेट करके निकाला, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा। उसने बोला कि इसका यहां पर मॉलिक्यूलर मास इतना है और सिर्फ परसेंटेज दिया था, तो परसेंटेज से अपन ने क्या निकाला, इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला से हम इंपेरिकल वेट निकाल सकते हैं। इंपेरिकल वेट, आप इसको मास भी बोल सकते हैं, इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास कैसे निकालते हैं? क्लोरीन का वेट कितना है? 71, 35.5। अपन इसमें काम करेंगे, हाँ जाने दो, वैसे ही करते हैं। हाँ ठीक है, कितना है क्लोरीन का? 35.5। हाइड्रोजन कितना है? 2। और कार्बन कितना है? 12। तो आंसर क्या आएगा? 5, 7, 8, 9, 49 आया? अरे बोले ना, 49 आया, 49.5। दिस इज इंपेरिकल वेट। तो अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला भी है, इंपेरिकल वेट भी है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर मास यानी मॉलिक्यूलर वेट है। मास मतलब यहां पर वेट समझो अभी, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर मास है अपने पास। अब इसके हेल्प से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते देखो। एक एन इंटीजर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता? एन इंटीजर। ये एन इंटीजर कैसे निकालते हैं? एक नंबर रहता है, और ये कैसे आता है आपको मालूम है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दिया ना? अरे बोलो ना, अरे आगे घुमाओ, हाँ इधर देखो। अरे मॉलिक्यूलर मास कितना दिया? 100। और अभी अपन ने इंपेरिकल फॉर्मूला निकालकर उससे इंपेरिकल मास निकाला, वो कितना है? 49.5। 49.5 आंसर क्या आएगा? इसको अगर 50 पकड़ लिए तो 1 जा 2 जा बराबर है ना? तो आंसर आएगा 2। n इज द इंटीजर, तो इंटीजर मिला 2। इंटीजर मिल गया कि आप मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते। कैसे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। कितना है n? 2। और अपने पास इंपेरिकल फॉर्मूला है जो अपन ने पूरे स्टेप से निकाले, CH2Cl। तो 2 से मल्टीप्लाई करो, कार्बन 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 1 2 जा 2। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझा? थोड़ा एक बार और देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि लास्ट क्लास में इंजन गर्म हो जाता है ना। अभी सबका इंजन गर्म हो गया होगा ना? हाँ आगे बढ़ते हैं अपन। नहीं हो गया वैसे शायद ये। वही छे पूरे मोल कंसेप्ट वाले। एक छोटा सा पॉइंट है, स्टाइकियोमेट्री एंड स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। व्हाट इज स्टाइकियोमेट्री? स्टाइकियोमेट्री मतलब बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंसिंग रहता है ना उसको स्टाइकियोमेट्री बोलते हैं यहां पर केमिस्ट्री में हम, ठीक है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये स्टाइकियोमेट्री होती है। जैसे CH4 लिया यहां पर, जैसे हम कंबस्शन रिएक्शन पढ़ते हैं, मैं इसका एग्जांपल अपन ने बहुत अच्छे से देखा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। इधर देखो, कंबस्शन रिएक्शन, आपको एक ऐसी रिएक्शन दी गई जो बैलेंस नहीं है, आप उसको कर सकते। कैसे? आपको उसने बोला है कि मीथेन का हमने कंबस्शन किया, मीथेन लिया, O2 के प्रेजेंस में उसको जलाया, जितने कार्बन थे उतने बन गए कार्बन डाइऑक्साइड, और जितने हाइड्रोजन थे उसके हाफ बन गए वाटर। तो सिंपल सा उसको ऐसे बैलेंस करने का, इधर कार्बन कितना है? 1, इधर भी कार्बन कितना है? 1, बराबर है। इधर ऑक्सीजन कितना है? पहले हाइड्रोजन देख लेंगे। हाइड्रोजन 1 2 3 4, इधर हाइड्रोजन 2 2 जा कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस। इधर ऑक्सीजन कितना है? जबकि इधर ऑक्सीजन कितना है? ये 2 और ये 2।
4, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। मतलब पहले जो इक्वेशन थी वो स्टाइक्योमेट्रिकली बैलेंस्ड नहीं थी, अब स्टाइक्योमेट्रिकली बैलेंस्ड है। हालांकि उसको भी राइट बोलेंगे रिएक्शन को अपन, लेकिन बैलेंस नहीं है, बैलेंस फॉर्म में नहीं है। समझा गया? जैसे मैंने लिखा H2 प्लस O2 और यहां लिख रहा हूं मैं H2O2 की जगह H2O लिख रहा हूं। हालांकि बनना क्या चाहिए, H2O2 बनना चाहिए ना, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं, H2O। तो आप बोलेंगे बैलेंस नहीं है, इसको हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि इधर एक ऑक्सीजन है तो इसको हाफ करके बनाना पड़ेगा ना एक। समझा आपको? तो ये स्टोइकोमेट्रिकली बैलेंस इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, इसी तरह हम मोल से उसको बैलेंस कर सकते हैं, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है। आप लोगों का बैकअप है अभी? आपका नहीं, दूसरे लोगों का। कितने लोगों का है बैकअप? क्योंकि अपने को ये वैसे आगे वाले पॉइंट में भी अपन पढ़ सकते हैं नेक्स्ट, उसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी, और ये इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव में आएगा वैसे ये, लेकिन मैं उससे पहले भी आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ मैं इंशाल्लाह आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा एक क्विक रिवीजन के साथ अपना हो गया। वैसे मैंने क्विक के साथ साथ बीच में डिटेल भी बताया बहुत सारे। अब इसका एक प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टॉप करें।